हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसका मैं एक लेक्चर ऑलरेडी आपको बेसिक चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी उसका अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बेसिक्स बताए थे प्रोबेबिलिटी के कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी, और टर्मिनोलॉजी बताई थी उसकी, और एडिशन थ्योरम बताई थी। आज हम आगे चलेंगे जिसमें मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताऊंगी कि क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, अभी आपने एडिशन थ्योरम वगैरह सब सीख ली है, नॉर्मल चीज़ें सीख ली हैं, सब प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक तो दो इवेंट ज़रूर होंगे, ठीक है ना। लेट ए एंड बी एनी टू, और ये दोनों के दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी लिखे ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ऐसी स्टेटमेंट्स कभी भी क्वेश्चन में देखने को मिले जब आपको लगे कि दो इवेंट हैं आपके क्वेश्चन में, उनमें से एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे वाला इवेंट हो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के होंगे। तो जनरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको पहले लिखो। सपोज मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए को पहले लिखो, फिर गिवन दैट के लिए ये लाइन लगाते हैं ऐसे सीधे ठीक है। फिर जो कंडीशन विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन, जिसके साथ ये लिखा हो ना कि ये काम हो चुका है, वो बाद में आता है, ठीक है। तो मैं आपको पहचान बता देती हूँ, क्वेश्चन में गिवन दैट वर्ड आ जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन दैट दिस हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इस टाइप से चीज़ हो तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको पहले लिखना है। गिवन दैट के साथ जो कंडीशन लिखी होगी वो पीछे आएगी, पीछे की तरफ, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। गिवन दैट आ जाए, नोन टू हैव अकर्ड ऐसे सेंटेंस आ जाए, ठीक है। ऑलरेडी हैपन्ड ऐसे वर्ड आ जाएं, ठीक है। जब आपको ये लगे कि दो इवेंट हैं और दो में से एक इवेंट की हमें सर्टेनिटी है कि ये काम हो चुका है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा भी हो जाए, ऐसी चीज़ें जब भी आएंगी तो हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो बस ये देखना है कि ये जो मैंने लाइन लगाई है यहाँ पे, इसमें पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर लिखा होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो जो भी चीज़ जिसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछ रहा है वो पहले आएगा, और लाइन के बाद लगाकर कौन सा आएगा, जो ऑलरेडी पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा होगा कि ये काम हो चुका है। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड लिखा हुआ है ना, तो निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमने लिखा ए गिवन दैट मतलब लाइन लगाओ, बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड तो ये कंडीशन हो गई। फॉर्मूला होता है बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लो, ठीक है। आपने बी इंटरसेक्शन ए लिख दिया या ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे की तरफ क्या आएगा आपके पास, जो सबसे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। जो लाइन के बाद लिखा जाता है वो नीचे आता है, याद रखना बाद वाली चीज बाद में आती है, ठीक है। तो मैंने बाद में बी लिखा है तो बाद में ही बी लिखूंगी, क्लियर। ऐसे ही अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला बी बाय ए का लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्लियर। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले आप लर्न कर लें। क्वेश्चन देखो, अ बॉक्स ऑफ 100 gaskets contain 10 gaskets with type A defect, 5 gaskets with type B defect and 2 with type both type of defects। तो देखो हमारे पास 10 डिफेक्ट्स वाले जो आए हैं, सॉरी विद टाइप ए वाले 10 गास्केट्स हैं, कितने में से, 100 में से। तो पी ए टाइप डिफेक्ट कितना हो गया, 10/100, क्योंकि हर 100 में 10 जो हैं वो टाइप ए डिफेक्ट वाले हैं। तो वी विल बी हैविंग पी ए इज इक्वल टू 10/100। ऐसे बेटा टाइप बी का जो डिफेक्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है कि हर 100 में से 5 जो गास्केट्स हैं वो खराब होते हैं बी टाइप डिफेक्ट से, तो 5/100 उसके अंदर आ गई। बोथ के लिए मैंने क्या बताया हुआ है आपको वर्ड, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ों पे बहुत स्ट्रेस दिया था कि एंड वर्ड आ जाए, बोथ वर्ड आ जाए, दो चीज़ों की कॉमन चीज़ हो कोई दो इवेंट्स की, तो हमेशा इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो उसने कहा दोनों के पास डिफेक्ट हो, तो दोनों हैं, बोथ के लिए हमेशा इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करना है। तो कितने हैं उसमें, 2, कितने में से, 100 में से। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको जो क्वेश्चन में गिवन थी आपने मैथमेटिकली लिख लिया। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गास्केट टू बी ड्रॉन हैज़ अ टाइप बी डिफेक्ट। निकालनी किसकी है प्रोबेबिलिटी, टाइप बी डिफेक्ट की। तो पहले आया वर्ड पी बी,
अंडर द कंडीशन दैट, कंडीशन लग गई तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कंडीशन होती है वो हमेशा लाइन लगा के बाद में लिखते हैं, तो मैंने लाइन लगाई, इट हैज़ टाइप ए डिफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो आपके पास टाइप ए डिफेक्ट की भी निकालनी है, तो आपने क्या निकालना है, पी बी बाई ए। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने ध्यान से कि मेरे को जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी मैंने उसको पहले लिखा, मुझे किसकी निकालनी है, गास्केट टू बी ड्रॉन हैज़ अ टाइप बी डिफेक्ट, तो पहले बी आ जाएगा। कंडीशन क्या है उसके ऊपर कि इट हैज़ टाइप ए डिफेक्ट, तो हमने कंडीशन लगा दी ए की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। ठीक है बच्चों, अब बी इंटरसेक्शन ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/100, तो हमने इसको लिख दिया 2/100 अपॉन प्रोबेबिलिटी ए क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 10/100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल एग्जाम में करेक्टली कैसे लिख के आना है वो जो ये टाइप्ड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है ये लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अ गास्केट टू बी ड्रॉन हैज नो टाइप ऑफ डिफेक्ट, उसके पास कोई डिफेक्ट नहीं है, अंडर द कंडीशन दैट इट हैज नो टाइप ए डिफेक्ट। तो मुझे निकालना क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नो डिफेक्ट। ठीक है, गिवन दैट, अंडर द कंडीशन वर्ड आ गया तो इट मीन्स गिवन, जो कंडीशन है वो बाद में आएगी, इट हैज नो टाइप ए इफेक्ट, तो ए बार हो गया। ठीक है ना, जो ए का मुझे डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो अब देखो बेटा, हैज़ नो टाइप ऑफ डिफेक्ट मतलब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके पास, हैज़ नो टाइप बी डिफेक्ट होगा, यहाँ पर हैज़ नो टाइप बी डिफेक्ट, बी टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं है, अंडर द कंडीशन दैट इट हैज़ नो टाइप ए डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ठीक कर लेना। अब कोई डिफेक्ट बी नहीं है, इसका मतलब बी बार हो गया। ठीक है, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जब भी प्रोबेबिलिटी नो की निकालनी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येस, तो अगर बी नहीं होना चाहिए इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुआ पी बी बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी बी हो गई। ठीक है, अगर आपको पी बी बार की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नॉट की रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या लोगे, हमेशा नॉट की रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चे हम क्या लेंगे, हमेशा बार लेंगे। तो मुझे निकालना है पी बी बार, अंडर द कंडीशन मीन्स लाइन इट हैज़ नो टाइप ए मीन्स पी ए बार। ठीक है बच्चे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आप इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, तो मैंने ऊपर न्यूमरेटर में दोनों का इंटरसेक्शन लिखा, डिनोमिनेटर में मैंने याद कराया जो चीज़ बाद में लिखी है उसको बाद में लिखना है, तो बाद में ए बार लिखा हुआ है तो उसको हम सबसे लास्ट में ए बार लिख देंगे। अब बेटा ये कैसे निकलेगा, देखो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर आपको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से नीदर नॉर, ना ए हो ना बी हो। ठीक है, तो नीदर नॉर का फॉर्मूला 1 माइनस ईदर और। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है। नीदर नॉर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस ईदर और कल मैंने एडिशन थ्योरम का जो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने क्या बताया था, ईदर और वर्ड आ जाए या और आ जाए, इसका क्या मीनिंग होता है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या बन गया, नीदर नॉर मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्लियर है बच्चों, और दूसरा एक तरीका सुन लीजिए जरा सा कि कैसे याद रख सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो, कि डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ आपका क्या होता है, ए यूनियन बी का बार निकालना है तो क्या करो, दोनों के अलग अलग बार ले लो, इंडिविजुअल बार्स ले लो और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दो। ठीक है, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ए यूनियन बी बार की प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी इसके, ए बार इंटरसेक्शन बी बार के। अब ये पी ए यूनियन बी बार किसके बराबर होता है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। मैंने बताया किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो, तो ये भी एक फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज याद करने का तरीका क्या है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार आपको क्या बोल रहा है, ए बार मतलब नॉट ए, बी बार मतलब नॉट बी, दिस इंटरसेक्शन मीन्स एंड, तो नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, तो नीदर नॉर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस ईदर और। ईदर और किसको बोलते हैं, ए यूनियन बी को बोलते हैं, ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा भी दी थी कि ईदर और मतलब ए यूनियन बी। क्लियर, तो किसी भी तरीके से बेटा याद कर लो, या तो डी मॉर्गन से याद कर लो या फिर इससे। ठीक है, अब बताइए मुझे ए यूनियन बी निकल चुका है, आपको मालूम है कि ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है बच्चों, हाउ कुड वी फाइंड आउट ए यूनियन बी,
देखो एडिशन थ्योरम याद कीजिए जो लास्ट लेक्चर में कराई है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज माई एडिशन थ्योरम, राइट। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। क्लियर? ए यूनियन बी की जगह पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। और पी ए बार किसके बराबर होता है? 1 माइनस पी ए। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। तो पी ए प्लस पी बी, पी ए बार क्या होता है? 1, तो पी ए बार क्या आ गया? 1 माइनस पी ए। ठीक, अब तो बेटा वैल्यूज डालनी है। आपके पास ए की भी वैल्यू है, पी बी की भी वैल्यू है, पी ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू है। तो आपने सारी वैल्यूज डाल दी और सॉल्व कर दिया, जैसे मैंने दिखा रखा है स्क्रीन पे। सॉल्व कर देना, प्रोबेबिलिटी आ गई 0.966। ठीक है बच्चों। और देखिए बेटा क्वेश्चंस। Among the examinees in an examination, 30%, 35% and 45% failed in stats, maths and in at least one of these subject. देखो स्टैट्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 30%, तो 0.30। ठीक है। मैथ्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 35 एंड इन एटलीस्ट वन। अब इस वर्ड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट वन क्या होता है? मैंने ये बातें सब लास्ट लेक्चर में समझा रखी हैं जब बेसिक्स बताए हैं प्रोबेबिलिटी के। देखो एटलीस्ट वन आ जाए, इधर और आ जाए, सिंपली और आ जाए, तो इन सब का मतलब ए यूनियन बी। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था एटलीस्ट वन के लिए कि एटलीस्ट वन जब भी निकालना है, दो इवेंट है तो या तो ए यूनियन बी से निकाल लो, नहीं तो एटलीस्ट वन का फॉर्मूला याद रखिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। अगर आप प्रोबेबिलिटी सीखना चाहते हो तो ये बातें याद रखिए। नीदर नॉर इज 1 माइनस ईदर और। एटलीस्ट वन निकालना है तो 1 माइनस नन निकाल दीजिए। और लिखा है तो यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, तभी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है बच्चों। तो इसने लिखा एंड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में तो वो जरूर फेल हुआ है। ठीक है ना। तो एम यूनियन, इसका नाम मैं स्टैट्स फेल का एस रख लेती हूँ। एम यूनियन एस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.45। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया क्वेश्चन से। जो मुझे ऊपर 3 लाइनें लिखी हुई मिली हैं उससे मैंने अपने आप मैथमेटिकली ये लिख लिया। अब उसने बोला एन एग्जामिनी इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, मतलब एग्जामिनी वो सिलेक्ट कर चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स ओनली। आप देख रहे हो ये ओनली वर्ड आ गया यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली बच्चों जब भी ओनली वाले टाइप क्वेश्चंस होना, इट इज ऑलवेज गुड कि आप हमेशा वेन डायग्राम बना लें। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उससे सारी पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाती है कि इसमें से क्या माइनस करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि मैं वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। ठीक है, तो देखो जरा कैसे होगा वेन डायग्राम, कैसे बनेगा ये देखिए। ठीक है, देखो ये यूनिवर्सल सेट, ये मैथ्स और ये स्टैट्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना इंटरसेक्शन भरा करो। ये जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना, हमेशा सबसे पहले ये फिल कीजिए। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो एम बी हो और एस बी हो, मतलब पी एम इंटरसेक्शन एस चाहिए मुझे। इसका मतलब जो मैथ्स में भी फेल हुआ और जो स्टैट्स में भी फेल हुआ मुझे वो चाहिए। तो आप देखो ये कैसे निकलता है। आपको एडिशन थ्योरम सब बच्चों को बता रखी है, जो गिवन डेटा है उससे एडिशन थ्योरम लगा के मैं पी एम इंटरसेक्शन एस निकाल सकती हूँ। तो एडिशन थ्योरम होती है पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको जो वैल्यूज मिली हुई हैं आपने सब सब्सटीट्यूट कर दी इसके अंदर और अपना पी एम इंटरसेक्शन एस निकाल दिया जो 0.2 है। तो सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर 0.2 भर लो। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, और थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, ये देखो ये एम ये एस। ठीक है, यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपका 0.2। ठीक है, अब जो ये पोर्शन है इधर का, ये कैसे फिल करना है? देखो ये एम वाला पूरा सर्कल होता है पी एम। ठीक है, तो पी एम कितना दिया हुआ? 0.35। अब 0.35 में से 0.2 तो इस सर्कल के इतने वाले पोर्शन में चले गए। ठीक है, तो 0.35 माइनस कर दो 0.2, तो ये कितना बचा? 0.15। तो 0.15 यहाँ रह गए। ठीक है, ऐसे इधर लिखो हमेशा, इसीलिए पहले मैंने बोला है कि इंटरसेक्शन भरना चाहिए पहले। अब देखो एस भरना है। एस टुक एस वाला ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा एस सर्कल पी एस है,
PS कितना दिया हुआ है 0.30। अब 0.30 में से 0.2 तो यहाँ आ गए, तो बाकी के बचे हुए यहाँ रह गए, तो 0.30 में से 0.2 आपने माइनस कर दिया तो 0.1 बच गया। तो PS इधर वाला जो पोर्शन है ना, ये जो इधर वाला पोर्शन है, ये 0.1 आ गया। अब देखो बेटा, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, देखो जितना मैं शेड कर रही हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन बताता है कि ये मैथ्स का डेटा है, मैथ्स ओनली का डेटा है, ठीक है। तो इतना पोर्शन हुआ मेरा मैथ्स ओनली, मतलब आपने क्या किया, पूरे मैथ्स में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, तो PM माइनस PM इंटरसेक्शन S इज द फॉर्मूला ऑफ मैथ्स ओनली, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछ लूँ आपसे स्टैट्स ओनली क्या है, तो ये पोर्शन जो बच गया, दिस होल इज माई स्टैट्स ओनली, तो स्टैट्स ओनली की प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों 0.1 और मैथ्स ओनली की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.15। तो वेन डायग्राम से ये आंसर इतनी जल्दी निकलते हैं बच्चों, जब भी ओनली दिखाई देना क्वेश्चन में तो खास तौर पे बना ही लिया करो, ठीक है। अब देखो, ही पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स इफ इट इज नोन दैट ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स। देखो हमें प्रोबेबिलिटी सबकी फेल्स की दी हुई है, ये देखो इतना फेल्ड, हमें पास की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, तो फेल का उल्टा पास, तो एस का उल्टा एस बार, ठीक है। तो ही पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स मतलब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एस बार की। अगर मैंने एस लिख दिया तो फेल्ड इन स्टैट्स हो जाएगा। अब देखो ये वर्ड आया, इट इज नोन दैट, मैंने बोला था गिवन दैट, ऑलरेडी अकर्ड, नोन दैट, नोन टू हैव अकर्ड, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो हमेशा कंडीशन लगी हुई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या दी हुई है, आपको कंडीशन लिखनी है लाइन के बाद, क्या निकालना है, ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स को फेल होने में हमने क्या यूज किया हुआ वर्ड एम, तो मुझे PS बार इंटरसेक्शन M निकालना है। समझ आ गई बच्चों बात, तो मैंने लिख दिया मुझे निकालना है PS बार इंटरसेक्शन है PS बार गिवन दैट M, मुझे ये निकालना है, क्लियर। इसको निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला लगाना है, तो आपको पता है पहले ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है कि दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो हमने पहले दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, फिर हमें जो चीज बाद में लिखी है उसको बाद में लिखना है, तो मैंने PM लिख दिया। अब PM तो क्वेश्चन में गिवन है मुझे 0.35, अब मेरे लिए क्या बात आ गई, PS बार इंटरसेक्शन M निकालना, ठीक है बेटा। तो देखो आप ये इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो कि PM क्या चीज होगी आपके पास, PM है आपके पास PS इंटरसेक्शन M और PS बार इंटरसेक्शन M, यही हो सकता है आपके पास। तो दोनों की वैल्यूज डाल के आप क्या कर सकते हो, PS बार इंटरसेक्शन M निकाल सकते हो, वो वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, वेन डायग्राम से PS बार इंटरसेक्शन M निकालने का तरीका देखो, ये है M, ये है S, मेरे पास ये 0.2 था, दिस वॉज 0. दिस, और ये था मेरा शायद 0.1, ठीक है। ये M है पूरा, और ये पूरा सर्कल S का है, ठीक है। आपको चाहिए पहले S बार मतलब S को छोड़ के बाकी का सारा पोर्शन, तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से मैंने S का पूरा पोर्शन छोड़कर ये निकाल लिया, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया S बार पूरा, ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया S बार। अब S बार इस पूरे के अंदर से आप इंटरसेक्शन ले लीजिए M के साथ, मतलब वो कॉमन एलिमेंट जो M के पास भी हैं और S बार के पास भी हैं, तो कितना पोर्शन रह गया बताइए, यही पोर्शन नहीं रह गया आपके पास में, दूसरा कलर यूज कर लो। देखो इस पूरे में जो मैंने शेड किया है इसमें, और M का जो पोर्शन है वो देखो, मैं M का पूरा पोर्शन शेयर करती हूँ, शेड कर रही हूँ, ये रेड कलर M को डिनोट कर रहा है। अब वो कलर ले लो जहां पर ब्लू लाइन भी है और रेड लाइन भी है, तो कौन सा पोर्शन बचेगा, सिर्फ ये वाला, देखो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, इज दैट क्लियर। तो ये पोर्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो उठानी है, वो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 0.15। आपको अब ये करने की जरूरत नहीं है जो मैंने ऊपर फॉर्मूले से किया है, तो मैंने इसीलिए कहा था कि वेन डायग्राम से काम जल्दी होगा आपका, वैसे मुश्किल है। दोबारा से समझ लीजिए इसको मैंने कैसे निकाला है, इधर देखो जरा, ये देखो, ये M का सर्कल, ये S का सर्कल, ये M इंटरसेक्शन S का सर्कल था बीच वाला छोटा सा पोर्शन। जब आपने S का बार लिया तो इस पूरे सर्कल को छोड़कर बाकी जितना पोर्शन है वो सारा S बार होगा, ठीक है। S का सर्कल छोड़ के बाकी जितना बचा वो सारा S बार होगा, तो मैंने पहले पूरा S बार निकाल लिया, ठीक है। वैसे ये बाहर का पोर्शन नहीं भी लोगे तो भी काम चलेगा, पर फिर भी तरीका तो यही है ना कि यूनिवर्सल सेट
के अंदर से माइनस कर दो एस को, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन हो गया मेरा एस बार का, जो मैंने अब लाइनें ड्रॉ करी हैं वो। अब आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन एम चाहिए, तो पहले एम का भी पोर्शन शेड कर लो, पूरा एम शेड कर लो। पूरा एम क्या है, ये पूरा सर्कल, एम का पूरा सर्कल, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें से वो पोर्शन उठाओ जिसमें, क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, वो पोर्शन उठाओ जिसमें ब्लू लाइंस भी आ रही हैं और रेड लाइंस भी आ रही हैं। तो आप ये देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो है, इसके अंदर सिर्फ ब्लू लाइनें हैं बच्चों, रेड की लाइनें नहीं है, तो इसलिए मैंने ये पोर्शन छोड़ दिया। तो और ये जो बाहर की लाइनें है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ब्लू कलर नहीं है, यहाँ सिर्फ रेड कलर है, तो इसको भी छोड़ना है। तो रेड और ब्लू लाइनें दोनों की दोनों सिर्फ इतने पोर्शन में देखने को मिल रही है, इतने पोर्शन में, ये जो एम ओनली वाला पोर्शन था। क्लियर, मैं मार्क भी कर देती हूँ ग्रीन कलर से। ये देखो, सिर्फ इतने पोर्शन में आपको जो है ना दोनों कलर देखने को मिल रहे हैं, रेड भी और ब्लू भी, लाइंस भी मिल रही हैं। तो ये पोर्शन बनेगा आपका पी एस बार इंटरसेक्शन एम। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने ऊपर निकाली रखी थी एम ओनली वाले में, तो वो वैल्यू हमने यहाँ फिट कर दी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपने अपने माइंड में ये बातें रखनी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको आसानी से समझ नहीं आ रहा कि ये क्या होगा, तो आप वेन डायग्राम की भी हेल्प लेके आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, क्योंकि उससे चीज विजुअलाइज हो जाती है, राइट। अब देखो बेटा, 2 फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर द सेम मशीन पार्ट्स, ईच पार्ट इज क्लासिफाइड एज 0 1 2 3 ईच पार्ट इज क्लासिफाइड एज हैविंग ईदर 0 1 2 और 3 मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जो उसने पार्ट्स बनाए उसमें 0 डिफेक्ट आया, 1 डिफेक्ट आया, 2 आया या 3 आया, वो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इज गिवन बाय दिस, ठीक है बच्चों। तो जो दो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके नाम तो एक्स वाई हैं, ठीक है। अब एक्स मैन्युफैक्चरर के पास 0 डिफेक्ट वाले इतने प्रोडक्ट हैं, 1 डिफेक्ट वाले इतने प्रोडक्ट हैं, 2 वाले इतने हैं। तो आपको टेबल मिल जाए तो वैसे ही क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, अ पार्ट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव नो डिफेक्ट, इट मीन्स कि वो देख चुके हैं कि कोई डिफेक्ट नहीं है, तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। जो काम हो चुका है, जिसकी सर्टेनिटी है कि इसका तो यही है, ठीक है। तो ये काम हो चुका है, इसमें बंदा सर्टेन है, तो ये क्या बन गया आपका इसके अंदर कंडीशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय एक्स मैन्युफैक्चरर, मतलब ये सारे प्रोडक्ट आपके पास रखे थे, आपने कोई पार्ट उठाया और आपने देखा कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक्स मैन्युफैक्चरर ने बनाया था, ये मीनिंग है क्वेश्चन का। तो देखो 0 डिफेक्ट, सॉरी एक मिनट, ये देखो 0 डिफेक्ट वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास x वाला आया था, ये मीनिंग है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले उसको लिखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय x, तो प्रोबेबिलिटी x, ठीक है। गिवन दैट क्या है मेरे पास, नो डिफेक्ट मींस 0 वाला, ठीक है। अब इसको 0 लिख लो ऐसे, या एक काम करो नो डिफेक्ट लिख दो, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों, प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन नो डिफेक्ट अपॉन नीचे क्या आता है, नो डिफेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे निकलेगा, x इंटरसेक्शन नो डिफेक्ट तो यही है ना, क्योंकि हमारा कोई x इंटरसेक्शन मतलब जो x भी हो और नो डिफेक्ट भी हो। तो देखो इधर आपको जो ये टेबल बना के दे रखी है, x इधर से आया, नो डिफेक्ट इधर से आया, तो ये तो कॉमन एलिमेंट हो गया दोनों का, ठीक है ना। तो 0.1250 तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन प्रोबेबिलिटी नो डिफेक्ट। अब सिर्फ नो डिफेक्ट की बात हो रही है, यानी कि इस 0 की बात हो रही है, तो इस 0 के नीचे ये दोनों टर्म्स लिखिए ना, इन दोनों का टोटल आ जाएगा नीचे, ठीक है। वो नो डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि नो डिफेक्ट तो x से भी आ सकता था और y से भी आ सकता था। तो नो डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी के लिए इसको ऐड कर लो, 5 और 2 7 क्या, ठीक है, 6 और 2 8 1.1875, ये ऐड कर दो इसको, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपके पास, देख लो नीचे मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखो, अच्छा मैंने टोटल किया ही हुआ नीचे, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आ गया आपका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, देखो जरा। अ पार्ट इज नोन टू हैव प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर एक्स, लिखा हुआ है ना वर्ड ये नोन टू हैव, ये बेटा वर्ड्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं, गिवन दैट, नोन टू हैव, हैपेंड, ऑब्जर्व्ड, अकर्ड, ये सब क्वेश्चंस आप समझ लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है, ठीक है, जो लाइन के बाद लिखी जानी है। जैसे इसने बोला पार्ट इज नोन टू हैव प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर एक्स,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्ट हैज नो डिफेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है उसको पहले लिखो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नो डिफेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और कंडीशन इसके ऊपर क्या लगा दी, एक्स की, कि मैन्युफैक्चरर एक्स ने बनाया। ठीक है, तो देखो फर्क समझ आया आपको पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में। पहले वाले में एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और नो डिफेक्ट कंडीशन था। अब की बार प्रोबेबिलिटी नो डिफेक्ट की निकालनी है और कंडीशन एक्स बनाए। ठीक है, करने का तरीका बिल्कुल सिंपल आपको बताया। जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा है वो पहले आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो पहले आएगा। तो नेचुरल सी बात है, जो दूसरी चीज लिखी हुई है वो कंडीशन है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, नो डिफेक्ट इंटरसेक्शन एक्स अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स। तो अब नो डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नो डिफेक्ट मतलब जीरो, सॉरी नो डिफेक्ट इंटरसेक्शन एक्स है, तो क्या होगा, देखो जीरो इधर से लिया, एक्स इधर से लिया, इंटरसेक्शन मतलब दोनों, तो दोनों चीजें लिया आपने, तो ये आ गया 0.1250। ठीक है, अब इसने बोला प्रोबेबिलिटी एक्स चाहिए, तो एक्स का कॉलम देखो, एक्स ये रहा, तो एक्स का ये सारा टोटल, ठीक है, ये पूरा टोटल इसका, दिस वन, ये एक्स की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, इसका टोटल आ रहा है 0.5, तो आप किससे डिवाइड कर दोगे अब की बारी, 0.5 से। क्लियर है बच्चों, तो सॉल्व कर लेना इसको। अब नेक्स्ट थर्ड देखो, अ पार्ट इज नोन टू हैव 2 और मोर डिफेक्ट्स, या तो 2 डिफेक्ट है या 2 से ज्यादा डिफेक्ट है। तो कितने हो सकते हैं, 2 से ज्यादा 3, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 3 ही है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स। तो निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, एक्स की, तो हमने पहले लिखा एक्स, लाइन लगा के हमें क्या चाहिए, 2 और मोर। तो 2 और मोर का क्या मतलब, 2 और 3, तो मुझे ये निकालना है, तो 2 और मोर का टोटल लेना पड़ जाएगा। अब आपको देखो आपके पास क्या बन गया क्वेश्चन, ये वाला, तो लेट बी बी द इवेंट दैट 2 और मोर इवेंट्स अकर। तो हमें पी एक्स बाई बी निकालना है, तो एक्स इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब देखो एक्स इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, बी क्या चीज हो गई है आपके पास, 2 और मोर, तो 2 और 3 दोनों के साथ एक्स का आंसर उठा लो, तो वो एक्स इंटरसेक्शन 2 और 3 होगा। तो देखो एक्स के अंदर से 2 और 3 दोनों का ले लो, क्यों लिया, क्योंकि 2 और मोर है, तो ये वाली दोनों वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। मैं मार्क कर देती हूँ, देखो बच्चों, ये देखो, क्योंकि मुझे x इंटरसेक्शन 2 और 3 चाहिए, तो मैंने क्या किया, x के कॉलम में मैं चलती हूँ और ऊपर से मैं 2 और 3 के साथ चलती हूँ, तो मुझे ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो ये तो मेरे न्यूमरेटर में इन दोनों का टोटल आ जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था बच्चों, पी बी, बी मतलब 2 और 3, तो 2 और 3 वाले कॉलम का टोटल ले लो। देखो 2 मतलब ये वाला कॉलम, 3 मतलब ये वाला कॉलम, तो इसका टोटल ले लो। 2 का टोटल है 0.3125 और 3 का है 0.375, तो इनसे डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास। क्लियर, आप देखो नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है, अपने आप सॉल्व करना, पहले वीडियो पॉज करके और फिर मेरा आंसर देखना। राइट, अ पार्ट इज नोन टू हैव 1 और मोर डिफेक्ट। ठीक है, 1 और मोर मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय वाई। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वाई की। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी वाई। कंडीशन के बाद क्या है, 1 और मोर देन 1, तो 1 2 और 3 तीनों के तीनों आ गए इसके अंदर। तो मुझे ऊपर न्यूमरेटर में क्या निकालना है, y इंटरसेक्शन 1 2 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी 1 2 3। बेटा ये मैंने ना समझाने के लिए ऐसे 1 2 3 लिख दिया, आप इसको इवेंट मानना, एग्जाम में लिखना प्रॉपर, लेट सी बी द इवेंट दैट 1 और मोर देन 1 डिफेक्ट अकर्स, और फिर सी डाल के निकालना। ठीक है, तो अब देखो y इंटरसेक्शन 1 2 3 है ना, तो y के रो में चलो और 1 2 3 उठा लो। तो देखो y के लिए हम यहाँ से चले, अब इसमें 1 2 3 कहाँ है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं एक बारी, ये देखो y वाले में 1 2 3 उठा लो। ठीक है, तो दिस वन देखो, y वाले कॉलम में हम चलेंगे तो 1 2 3 मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन तीनों का टोटल ले लेना है बच्चों, ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 0.0625 0.1250 प्लस 0.2500, और नीचे क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 में मूव करना है बस, अब और कहीं नहीं मूव करना। तो देखो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, तो 1 वाले में मूव किए, 2 वाले में मूव करेंगे और 3 वाले में, तो ये टोटल्स उठाएंगे नीचे से, ये वाले 0.1250 0.3125, ये जो भी आ रहे हैं बेटा 0.1250 0.3125 प्लस 0.375, इनका टोटल ले लो। ठीक है बच्चे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये देखो मैंने करके दिखा रखा है, सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। ठीक है, चलो और देखते हैं बेटा क्वेश्चंस। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन स्टॉपिंग एट अ पेट्रोल पंप विल गेट हिज टायर्स चेक्ड इज 0.12,
विल गेट हिज ऑयल चेकड इज 0.29। देखो टायर चेक करवाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.12, ऑयल चेक कराता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.29, एंड दैट ही विल गेट बोथ चेकड। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन बताया आपको, तो बोथ का मतलब इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन मुझे दिया हुआ है 0.07। What is the probability that the person stopping at this pump will have neither his tires checked nor oil checked? अब सब बच्चे ना वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। मैंने अभी बताया था आपको नीदर नॉर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट मीन्स 1 माइनस ईदर और, ठीक है। और ईदर और का क्या मतलब होता है? यूनियन। तो यूनियन क्या हो गई मेरी? टायर यूनियन ऑयल, यही मीनिंग हो गया। और यूनियन कैसे निकाली जाती है? जब 2 इवेंट्स हो या 3 इवेंट्स हो, तो एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो आप एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल कर लो। पहले देखो टायर, मैंने इसमें जो लिखा हुआ इसमें वो इवेंट के नाम रख दिए। टायर यूनियन ऑयल क्या होगा? देखो पहले टायर की प्रोबेबिलिटी, फिर ऑयल की प्रोबेबिलिटी माइनस टायर इंटरसेक्शन ऑयल की प्रोबेबिलिटी। तो देखो टायर की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है उसने 0.12, ऑयल की दे रखी है 0.29। तो 0.12 और 0.29 और दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है मुझे 0.07। तो पहले तो इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। फिर 1 माइनस कर दोगे यूनियन, तो नीदर नॉर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ करके दिखा रखा है, ये देख लो, ये नोटेशन होती है नीदर नॉर की, ठीक है। तो या तो डी मॉर्गन से याद रखें या फिर नीदर नॉर इज इक्वल टू 1 माइनस ईदर और। इट इज ऑलवेज गुड अगर आप ये याद रखें, नीदर नॉर इज 1 माइनस ईदर और, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। आप देखो नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज ऑयल चेक्ड विल हैव ऑल्सो इज टायर चेक्ड। तो देखो अब क्या कह रहा है ये, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बंदे ने ऑयल चेक कराया, प्रोवाइडेड कि उसने टायर्स भी चेक करवाए थे, ठीक है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो पहले, ऑयल चेक्ड तो ऑयल की प्रोबेबिलिटी पहले, विल ऑल्सो हैव हिज टायर्स चेक कि उसने टायर्स भी चेक कराए थे, जो बाद में लिखा है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो मुझे पी ऑयल ये गिवन दैट टायर्स हैज बीन चेक्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मेरा पी ऑयल बाय टायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ऑयल इंटरसेक्शन टायर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर। अब इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी हुई थी? 0.07, और टायर वाली प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी थी? 0. सॉरी बेटा थोड़ा सा गलत हुआ, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हु हैज ऑयल चेक्ड, कि जिसने ऑयल ऑलरेडी चेक करा रखा था, विल ऑल्सो हैव हिज टायर्स चेक्ड। उल्टा निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने सोचा वो कह रहा है कि ही विल गेट हिज ऑयल चेक्ड। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज ऑयल चेक्ड, कि जिसने अपना ऑयल चेक करा लिया था, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने टायर्स भी चेक कराएगा, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश ठीक से पढ़नी पड़ेगी हमें। तो हमें निकालना है टायर्स अपॉन ऑयल, ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टायर इंटरसेक्शन ऑयल अपॉन ऑयल। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी तो 0.07 है, और ऑयल की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.29। तो ये आंसर होगा आपका 0.07 अपॉन 0.29। बच्चों यहाँ से नोट कर सकते हो आप, ठीक है बच्चों। अगर उसने उल्टा लिख दिया होता तो हम दूसरे वाले को पहले रख लेते, क्लियर। इसको हटा दो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसी से बेटा जैसे एडिशन थ्योरम थी, हमारी बन जाती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है बेटा प्रोबेबिलिटी की? द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय दिस वन। देखो याद करने का तरीका बहुत आसान है। मैं बच्चों को ये नहीं कहती कभी भी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आइडेंटिफाई करके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओ, उसके बगैर भी क्वेश्चन हो जाता है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू पी बी। ये आ गया आपके पास, ठीक है। बस ये तो है ही कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो पी बी इसमें नॉन जीरो है। तो वो आपका ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ही इसी से ही आई हुई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी को क्या कहते हैं? बोथ ए एंड बी अकर, या फिर आप क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस अकरेंस। साइमल्टेनियस का मतलब भी बोथ होता है। तो इसलिए ये यहीं से चीज आई हुई है, बस उसका नाम रखा है कि कभी भी साइमल्टेनियस अकरेंस निकालना हो तो आप ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। सिमिलरली बेटा दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए का।
तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, ये ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए इज प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इंटू पी ए। क्लियर। चलो अब देखो जरा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आपको पहले तो ये रिकॉल कर लेना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब है आपके पास, जब एक इवेंट से दूसरे इवेंट की अकरेंस पे कोई फर्क ना पड़े। उसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको मैंने कि इट विल रेन इन इंडिया टुडे, ठीक है, एंड इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आपको बताया था बारिश अगर इंडिया में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, तो कोई डिपेंडेंस नहीं है एक दूसरे की किसी से भी, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कि जब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे कोई फर्क ना डाले तो दैट इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो याद रखें इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है बच्चा, दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये कंडीशन याद रखें, कभी भी क्वेश्चन आता है चेक वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ऑलवेज चेक दिस कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। राइट। क्वेश्चन देखो बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, आपके पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ए है 0.2, प्रोबेबिलिटी बी है 0.3, आपको प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी भी दे रखा है, द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट। तो आप चेक कर लो कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बोल दो स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं आएंगे तो हम बोल देंगे कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा इंडिपेंडेंट के लिए, मुझे ये कंडीशन निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो, ठीक है। तो मैंने अगर राइट हैंड साइड ली तो मेरे पास आ गया पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। तो पी ए मेरा है 0.2, पी बी है मेरा 0.3, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो ये आ जाएगा 0.06। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं किससे निकाल लूँगी, एडिशन थ्योरम से। तो मैंने ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया एडिशन थ्योरम से और इससे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है ये 0.1। तो इसका मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो आ रही है 0.1 और राइट हैंड साइड आ रही है 0.06। तो दोनों बराबर नहीं आ रही तो मैं लिख दूंगी कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड हेंस द स्टेटमेंट गिवन इज इनकरेक्ट। राइट। और देखो बच्चा क्वेश्चन, द ऑड्स अगेंस्ट ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 10 to 7। बच्चों ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वाला ना, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है और ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर करना। ठीक है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 10 to 7, तो पहले तो रेशो बना लो 10 to 7। ठीक है, अगेंस्ट ए लिखा है तो ये वर्ड हो गया अगेंस्ट का, और ये 7 लिखा है तो ये वर्ड हो गया फेवर का। ठीक है, तो अगेंस्ट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई मेरी, 10/17। ठीक है, और फेवर ए की प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी आ गई मेरी, 7/17। क्लियर। ऐसे बी का रीड करो, बी की रेशो कितनी दी हुई है 15:12। तो पहले तो रेशो बना ली 15:12। अब उसने कहा फेवर ऑफ बी, फेवर ऑफ बी है तो ये पहला नंबर वर्ड हो गया फेवर का और दूसरा वर्ड हो गया अगेंस्ट का, जो लिखा है पहले वही लिखना है। ठीक है, तो फेवर ऑफ बी कितना हो गया, 15/15 + 12 हो गया 27, और अगेंस्ट बी कितना निकल आया मेरा 12/27। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये तो मुझे गिवन है। अब अगेंस्ट ए का मतलब होता है ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, फेवर ए मतलब प्रॉब्लम ए ने सॉल्व कर दी। ठीक है, ऐसे ही बी के लिए है बेटा, फेवर बी मतलब बी सॉल्व कर पाया प्रॉब्लम को 15/27, अगेंस्ट बी मतलब बी सॉल्व नहीं कर पाया, दैट इज 12/27। अब ये सारी बातें यहाँ लिख लो। देखो वी आर गिवन दैट पी ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, सॉल्व की प्रोबेबिलिटी कौन सी है 7/17। मैंने बोला ना फेवर मतलब सॉल्व, अगेंस्ट मतलब डू नॉट सॉल्व। क्लियर। तो आपने ये लिखा, अब डू नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी 10/17, ऐसे ही आपने बी की लिख ली बेटा प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ बोथ ऑफ देम ट्राई द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, कि अगर दोनों ने ट्राई किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बेटा प्रॉब्लम सॉल्व किस कंडीशन में होगी, ठीक है, तो देखो जरा प्रॉब्लम किस कंडीशन में सॉल्व होगी, जब दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, क्योंकि दोनों इकट्ठे बैठे सॉल्व करने के लिए। मान लो ए ने सॉल्व कर दी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बी ने सॉल्व कर दी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दोनों सॉल्व कर देते तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो याद रखना बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर कि इफ बोथ ऑफ देम ट्राई द प्रॉब्लम
दे आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जब एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। और मैंने क्या सिखाया आपको? एटलीस्ट वन का फॉर्मूला वन माइनस नन। तो मैंने लिखा वन माइनस नन। नन मतलब क्या हो गया? ना ए कर पाया ना बी कर पाया, यानी कि ए बार और बी बार इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ना ए कर पाया ना बी कर पाया। ए ने नहीं किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 10/17 थी, और बी ने नहीं किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 12/27। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस किया आपने, तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो याद रखें जब भी क्वेश्चन ऐसा हो ना कि काम हो गया, ठीक है, तो क्या करो? वन माइनस कि काम नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दिया करो। क्लियर? सो सच अ गुड क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An urn contains 9 red, 7 white and 4 black balls. If 2 balls are drawn at random, what is the probability that both balls are red? देखो जरा, 9 red, 7 white, 4 black, दो बॉल्स निकालनी है। तो पहले तो टोटल बॉल्स देख लो कितनी हो गई है। ठीक है, 9 और 7 16 और 4 20। तो दो बॉल्स निकालनी है तो 20c2। ये तो वेज हो गए टोटल। टोटल वेज हो गए दो बॉल्स निकालने के कितने? 20c2। अब उसने क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो? बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए। तो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोथ रेड। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही होता है जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में सिखाया था। ठीक है, अब फेवरेबल कब होगा? जब वो दो बॉल्स जो है रेड आएंगी, यानी कि यहां से आएंगी, 9R में से आएंगी। ठीक है, तो 9 में से दो बॉल निकालना मतलब 9c2 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है मेरी? 20c2। तो 9c2 अपॉन 20c2, ये कंडीशन आ गई, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पहले पार्ट में। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेना। सबको आता है कि सी कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, वन बॉल इज वाइट, एक बॉल वाइट होनी चाहिए, तो इसका मतलब जो दूसरी बॉल है वो नॉन वाइट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वाइट बॉल कहाँ से निकलेगी? 7W में से निकलेगी यहाँ से, तो 7c1। तो एक बॉल तो निकल गई। बेटा सिर्फ 7c1 लिख के मत रह जाना, क्योंकि काम दोनों करने हैं, दो बॉल्स निकालनी है। तो दूसरी बॉल इसका मतलब वाइट नहीं थी, तो वो कहाँ से निकली? या तो रेड निकली या ब्लैक। तो नॉन वाइट बॉल्स कितनी है मेरे पास? 9 + 4 13। तो नेक्स्ट बॉल जो निकली वो 13 में से निकली, तो 13c1। और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल यही थे कि 20 में से दो बॉल्स निकाली, तो 20c2। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर का मतलब या तो दोनों रेड निकली, या दोनों व्हाइट निकली, या दोनों ब्लैक निकली, यही होगा मीनिंग। तो देखो, दो रेड निकालने का 9CR, दो व्हाइट 7c2, दो ब्लैक 4c2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस अभी भी 20c2 ही रहेंगे, क्योंकि टोटल तो 20 में से दो निकाली है। अब बात मुझे बस इतना एक्सप्लेन करो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा। तो देखो बच्चों, आपने क्या कहा कि दो बॉल्स निकालनी है, या तो रेड आई और वाइट और ब्लैक, या तो दोनों रेड हैं या दोनों वाइट हैं या फिर दोनों ब्लैक हैं। और वर्ड आ रहा है ना, और मीन्स प्लस। एंड होता तो मल्टीप्लाई, ये भी निकालना है और ये भी करना है, तो आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे या तो ये हुआ या ये हुआ या ये। ठीक है, तो और जब और वर्ड आ रहा है तो प्लस हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी। दूसरी पहचान बच्चों ये देखा करो कि जैसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हो ना, तो ये जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है ना, इसमें सी के अंदर NCR में जो ये होता है, इसका जो टोटल है ना नीचे वाले टोटल से मैच होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस में तो अलग अलग हो गए, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, प्लस का साइन है ना, फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो जरा, यहाँ पे क्या था? 7c1 मल्टीप्लाइड बाय 13c1। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो इस सबस्क्रिप्ट को ऐड करके देखा करो, ये नीचे वाले से मैच होना चाहिए। तो ये देखो 1 + 1 2 जो नीचे वाले से ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि इवेंट कंप्लीट तभी होगा जब ये दोनों टोटल मल्टीप्लाई होंगे, दोनों टोटल मैच होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक पहचान होती है देखने की। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया कि जी प्लस आएगा थर्ड पार्ट में या मल्टीप्लाई आएगा, मान लो वो मल्टीप्लाई लगा दे। अगर मल्टीप्लाई लगाया है, सबस्क्रिप्ट को ऐड करो, देखो 2 और 2 और 2 कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब 6 बॉल्स निकाल दी आपने, जो नीचे वाले से टोटल से मैच नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, ऊपर जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हो उनके सबस्क्रिप्ट ऐड करोगे तो वो नीचे वाले सबस्क्रिप्ट से मिलना चाहिए, आपका मैच होना चाहिए। क्लियर बच्चों?
सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड सम गुड क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। बच्चों काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, अब आप ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया है। मैं जो टर्म्स आपको बताती हूँ कि और है तो प्लस, एंड है तो मल्टीप्लाई, बोथ है तो मल्टीप्लाई, इधर और है तो यूनियन, नीदर नॉर है तो वन माइनस ईदर और करो, एटलीस्ट वन है तो वन माइनस नन करो। बच्चों ये सारी बातें बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।